Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 7 Social Science, Chapter 3 History, The Sultans of Delhi. Let's continue with the chapter discussion. Let's start. From here, we have to start today revenue collection. So, the greatest advantage of this government structure and military control describe above was resources mobilization. जो सबसे बड़ा फायदा था गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और मिलिट्री कंट्रोल का वो डिस्क्राइब करता था रिसोर्स मोबिलाइजेशन को. द इस्लामिक रूलर्स क्रिएट अ साउंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही जोरदार गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट किया. द चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर was the wazir, chief minister, wakili-dar, controller of household, amiri-dad, minister of justice, amiri-hazib, officer in charge of royal household, mushrif, accounts officer, Mustawfi, officer in charge of expenditure, and Sahibi Barid, officer in charge of communication and intelligence. यहाँ पे जो था वो जो चीफ ऑफिसर्स थे उनके नाम थे वजीर, जो कि चीफ मिनिस्टर को कहा जाता था, वकीली दर, जो कि कंट्रोल ऑफ हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड थे उसको उसके कंट्रोलिंग का पावर जिसे रहता था उसे वकीली दर कहते थे. अमीर दाद होते थे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, जो कानून व्यवस्था को बना के रखते थे. अमीरी हाजिब जो थे वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड के ऑफिशियल इंचार्ज थे रॉयल हाउस होल्ड के. फिर मुशरिफ जो होते थे वो अकाउंट्स ऑफिसर होते थे. फिर मुस्तौफी कौन होते थे? एक्सपेंडिचर ऑफिसर इंचार्ज होते थे. और साहिबी बरीद कौन होते थे? कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के इंचार्ज होते थे. विद द हेल्प ऑफ दीज ऑफिसर्स it was ensured that muktis collected only the taxes prescribed by the states. इन ऑफिसर्स की हेल्प के द्वारा ये इंश्योर किया जाता था, ये पक्का किया जाता था कि जो जो टैक्स निर्धारित टैक्स है केवल वही जो है लोगों से वसूले जाएं. With the revenue, they were also supposed to maintain a required number of soldiers. और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसकी मदद से जितनी सोल्जर की ज़रूरत होती थी उतने सोल्जर के नंबर को मेंटेन किया जाता था. Since the population was diverse, the Sultan needed a special law to mobilize resources. और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सुल्तान को जो स्पेशल लॉज थे उन्हें मोबिलाइज करना पड़ा. रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज मॉडिफाइड ड्यूरिंग ईच पीरियड टू सूट द नीड ऑफ पर्टिकुलर रूलर. प्रत्येक शासक के समय में जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, जो कर इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी वो चेंज होती थी. It also laid great stress on rural economy at a time when there was little scope for development of a national policy. और ये बहुत ही ज़्यादा तनाव पैदा कर देता था ऐसे इलाकों में, ऐसे रूरल, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कि बहुत नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट का बहुत ही कम स्कोप होता था.
Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो स्टेट असेसमेंट था वो और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन था, इसका ये सारा कंट्रोल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथ में रखा था. The Samantas and rich landlords were also required to accept the authority of the Sultan. और जो समंताज होते थे, जो रिच लैंडलॉर्ड होते थे, जो अमीर लैंडलॉर्ड होते थे, वे भी सुल्तान के इस कानून को का पालन करते थे. In this way, the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control. और इस तरह से दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने जितने भी हिंटरलैंड थे, जितने भी मिलिट्री टाउन्स थे, उसको अपने कंट्रोल में लेके रखते थे. Thus the people who work on the land thus remain very poor. इसलिए इस इलाकों में, इस जमीन पे जो भी लोग काम करते थे वे लोग बहुत गरीब हुआ करते थे. The measurement of land was also done by officials and they kept detailed account. जो जमीन का जो भी नापी जोखी होती थी, नाप जोख होता था, वे चीज ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता था और उस सारे चीजों का अकाउंट डिटेल रखा करते थे. Some landlords and chieftains also served as revenue collectors and assessors. कुछ लैंडलॉर्ड और चिफ्टियंस जो थे वे लोग भी अपने आप को रेवेन्यू कलेक्टर्स और एसेसर्स समझते थे. सुल्तान imposed different kinds of taxes on people of different religions, affinities. अब सुल्तान जो था वो अलग अलग तरह के टैक्स जो थे वो अलग अलग रिलीजन के लोगों के ऊपर थोप देता था सीधे सीधे. There were generally 3 kinds of taxes. सामान्य तौर पर 3 तरह के टैक्स होते थे: खारिज, जजिया एंड जकात. खारिज टैक्स होता था, जजिया टैक्स होता था, जजिया करके नाम से बहुत फेमस ये था, और जकात. Taxes were also charged on the cattle and on house. इनके समय में जो था कि मवेशियों के ऊपर और घर के ऊपर भी टैक्स लगता था. Through the revenue collection was raised to about 50%. The rulers has penetrated deep into the countryside. इस वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसे 50% तक बढ़ा दिया जाता था और जिसकी वजह से रूलर जो है वो पेनिट्रेट करता था अपनी कंट्रीज को गहरे तौर पे. द मुस्लिम रिलीजन एंड कल्चर स्प्रेड वेरी फास्ट इन द विलेज. और जो मुस्लिम रिलीजन था वो गांव में बहुत तेजी से फैलाया जाने लगा. इट आल्सो हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्प्रेड करने में हेल्प करता था. नेक्स्ट है रीजनल किंगडम्स. रीजनल किंगडम्स. हियर द सुल्तान डिपेंड्स ऑन रेवेन्यू कलेक्टर्स, द चिफेस्टियंस and the landed aristocracy for both his military and economic power. जो सुल्तान होते थे वो निर्भर हुआ करते थे टैक्स कलेक्टर पे. जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उस पे खास करके रेवेन्यू कलेक्टर्स पे, चिफ्टियंस पे और लैंड एरिस्टोक्रेसी पे. किस लिए? अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी के लिए भी और अपनी इकोनॉमिक वेल्थ के लिए भी, इकोनॉमिक पावर के लिए भी.
The functional dispute among the chieftains as well as with the royal family prevented him from controlling distant land. इनका जो चिफेस्टियंस और जो रॉयल फैमिली के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता था ये बचाता था दूर के इलाकों में कंट्रोल करने से. The provinces like Bengal and Gujarat often declared their independence soon after their annexations. जो इलाके थे, जो प्रोविंस थे जैसे बंगाल और गुजरात, वे बहुत जल्द जो है एनेक्सेशन के बाद से बहुत जल्द जो है वो इंडिपेंडेंस स्वतंत्र घोषित कर दिए गए. द सेम हैपन इन डेक्कन एंड सदर्न इंडिया, और वैसा ही बिल्कुल सेम जो है डेक्कन और सदर्न इंडिया में भी हुआ. दक्षिण भारत में और डेक्कन. इवन इन द गैंगटिक प्लेन the Sultan could not penetrate certain forested area and they too remained under the rule of local chieftains. और साथ ही साथ जो गैंगटिक प्लेन था जहाँ पे सुल्तान जो है वो वहाँ के जंगलों पे वहाँ के इलाकों में राज नहीं कर पाते थे और वे सब किसके अंडर में होते थे? चिफ्टियंस के अंडर में होते थे. The system not only helped the local ruler but also ensured community of Islamic empire. यह जो सिस्टम था वो ना बल्कि लोकल रूलर को मदद करता था बल्कि जो इस्लामिक एम्पायर की जो कंटिन्यूटी थी इसे भी इंश्योर करता था. द रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक tried to expand their empire far and wide but only for a short period. शासक जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक जैसे जो शासक थे उन्होंने बहुत कोशिश की और अपनी एम्पायर को दूर तक फैलाया लेकिन बहुत ही कम समय के लिए फैलाया. फिर है मंगोल इन्वेशन, मंगोल का हमला. ड्यूरिंग द खिलजी rule in 1219-1320 the Mongol invaded India several times. खिलजी के शासनकाल में 1290 से 1320 तक के शासनकाल में मंगोल्स ने भारत पे बहुत अनेकों बार आक्रमण किया. Their invasion began in AD 1219. उनका जो आक्रमण था वो 1219 में स्टार्ट हुआ with the Mongol leader Genghis Khan invading ट्रांसोजियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान. जो इनका आक्रमण था वे सबसे पहले चंगेज खान जिसको इंग्लिश में गेंगिस खान कहा जाता है इसके नेतृत्व में ट्रांसोजियाना नॉर्थ ईस्ट ईरान के पार्ट में स्टार्ट किया गया पहला हमला. Soon the Delhi Sultanate also faced the Mongol onslaught. दिल्ली सल्तनत बहुत ही जल्द दिल्ली सल्तनत ने भी मंगोल का नरसंहार फेस किया. The Mongol invasion continued thereafter until early years of the ruler of मोहम्मद तुगलक. मंगोल का आक्रमण जो है वो कंटिन्यू रहा शुरुआती समय में मोहम्मद तुगलक के शुरुआती समय तक इन लोगों का जो आक्रमण था वो कंटिन्यू रहा था. दिस केप्ट सुल्तान बिजी इन द नॉर्थ वेस्ट, और यह जो है सुल्तान को नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में बिजी रखता था. मंगोल इंगेज्ड इन प्लंडरिंग द सुल्तानेट, और मंगोल जो है वो अपने आप को बिजी रखते थे सुल्तान को लूटने में. अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन ऑफ खिलजी पावर. Many of Mongols has embraced Islam during this time and settled near Delhi. खिलजी पावर के पतन के बाद बहुत सारे मंगोल्स ने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को इम्ब्रेस किया और दिल्ली के
पास के इलाकों में सेटल्ड हो गए। फिर है मोहम्मद तुगलक फेल्योर। मोहम्मद तुगलक के फेल्योर के बारे में पढ़ेंगे। द लिस्ट ऑफ फेल्योर ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन इज़ लॉन्ग। जो मोहम्मद तुगलक के फेल्योर का जो लिस्ट है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है। इट इज़ particularly noteworthy that the people did not have enough to satisfy their need। और ये ऐसा माना जाता था कि जो पीपुल्स थे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। ऑन द अदर हैंड द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एज 50% ऑन द लैंड प्रोड्यूस। और दूसरी ही तरफ जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था 50%। इन एडिशन साथ ही साथ द peasants हैज़ टू पे टैक्सेस एंड ब्राइब टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो पीजेंट्स वगैरह होते थे उन्हें जो है टैक्स के साथ साथ घूस भी देना पड़ता था ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स को। द ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स थ्रू टैक्सेशन ऑफ द ड्वाब बाय मोहम्मद बिन तुगलक AD 1324 to 1351 is often cited as an example of harsh measure taking for revenue collection। जो पीजेंट्स का शोषण किया जाता था टैक्सेशंस के द्वारा, टैक्स लगा के, ये जो तरीका था मोहम्मद बिन तुगलक का 1324 से 1351 में, ये एक एग्जाम्पल है उसके हार्श मेजर का, एक कठोर तरीके का रेवेन्यू कलेक्ट करने का। द impoverished farmer in the Ganga Yamuna Doab had fled to escape the tyranny of officers of the sultanate। they had taken to robbery। अब इसमें इस कारण वैसे होता, बहुत सारे जो फार्मर्स होते थे गंगा यमुना डोआब के, वो लोग भाग जाते थे और साथ ही साथ वे लोग रॉबरी भी करते थे, लूट मार भी करते थे, डकैती डालते थे। Many historians think that the Mongol invasion were directly related to amassing of illegitimate wealth by many of the official of sultanate। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं कि जो मंगोल का आक्रमण था वो डायरेक्टली रिलेटेड था ऑफिशियल्स के, जो कि अंदर ही अंदर मुगल सुल्तनत को खोखला कर रहे थे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन के बचाव के तरीके में मोहम्मद बिन तुगलक इन्वेशन in the northwest were conceived as a part of military offensive against the Mongol। जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो आक्रमण था नॉर्थ वेस्ट में, वो कंसीव करता था मिलिट्री ऑफेंसिव को मंगोल्स के खिलाफ। नेक्स्ट इज देयर द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट एंड crusades। In the 11th century, the Bishop of France, Adalbero, conceived society as consisting of three classes। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक बिशप थे एडेलबेरो, उन्होंने कंसीव किया, उन्होंने माना कि जो सोसाइटी होती थी वे 3 क्लास की होती थी। दिस वॉज द फर्स्ट कंसेप्शन ऑफ अनइक्वल ऑर्डर इन द सोसाइटी। यह पहला कंसेप्शन था जो कि सोसाइटी को अनइक्वल तरीके से, मतलब बराबर तरीके से सोसाइटी को बांटता नहीं था। दोज हु प्रेड वेयर कंसिडर्ड पीपुल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। जो लोग पूजा तपस्या करते थे उन्हें फर्स्ट ऑर्डर में माना जाता था। दोज हु फॉट वेयर कंसिडर्ड एज बिलोंगिंग टू द सेकेंड ऑर्डर। जो दूसरे लोग होते थे, जो दूसरे कैटेगरीज के होते थे, वे लोग युद्ध करने वाले होते थे। फिर है एंड दोज हु टिल्ड द लैंड
were considered as belonging to the lower order, और जो लोग जमीन की खुदाई किया करते थे उन्हें सबसे लोअर ऑर्डर में रखा जाता था. दिस ऑब्वियसली वाज डन टू गिव द priesthood an exalted पोजीशन. ऐसा इसीलिए किया जाता था जिससे कि पुजारियों को एक ऊंचा पद मिल सके. इट आल्सो रिप्रेजेंटेड फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता था. अंटिल दिस टाइम, इस समय तक, यूरोपियन हैड लिटिल कंसेप्शंस ऑफ सोशल क्लासेस. इस समय तक भी जो है कि यूरोपियंस के पास जो था वो सोशल क्लास का कंसेप्शन बहुत ही कम था. द बिशोप प्रिस्क्रिप्शंस then led to the emergence of various classes of knights. जो बिशोप्स की यह प्रिस्क्रिप्शन जो थी, यह जो अवधारणाएं थी, उन्होंने वॉरियर क्लास के नाइट्स का यहाँ पे इमर्जेंस होता है. लेटर द क्लेर्गी हु सर्व्ड गॉड ऑक्युपाइड द फर्स्ट ऑर्डर. और जो भगवान की पूजा तपस्या करते थे वे लोग फर्स्ट ऑर्डर में आते थे. दे आल्सो पैट्रोनाइज द नाइट्स एंड यूज देम टू प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड. वह लोग जो है वो नाइट्स को बढ़ावा देते थे और भगवान की शांति को भी बढ़ावा दिया करते थे. बाई AD 1100 कंडीशन इन यूरोप चेंज. 1100 ईस्वी में जो यूरोप की कंडीशन थी वह चेंज हो जाती है. यूरोपियन मोनार्क वाज एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्पायर विद द हेल्प ऑफ नाइट्स. नाइट्स की मदद से जो यूरोपियन राजशाही थी वे बहुत ही मजबूत एम्पायर बनाने में सफल हो जाती है. There also occurred change in religion, society and politics. और जिसकी वजह से सोसाइटी में, रिलीजन में और पॉलिटिक्स में भी चेंजेस आते हैं. द नाइट्स ऑफन फॉट अमॉन्ग देमसेल्व. जो नाइट्स वगैरह थे वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे. द मोनार्ची एंड द चर्च टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज द नाइट टू कंडक्ट कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम्स who had captured the city of Jerusalem. जो राजशाही होते थे और जो चर्च के लोग होते थे वे लोग इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फ़ायदा उठाते थे और नाइट्स को मुस्लिम्स के खिलाफ जो है कि तैयार करते थे, जो कि जेरूसलम जैसे सिटीज़ को ऑक्युपाई करके रखा हुआ था. These expedition came to be known as क्रूसेड्स. और इस एक्सपेडिशन को क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है. द टर्म क्रूसेड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रक्स मीनिंग क्रॉस. जो क्रूसेड वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है क्रक्स, जिसका मतलब होता है क्रॉस. क्रूसेडर्स हु एंगेज द फाइटिंग हैड टू टेक अप द क्रॉस. जो क्रूसेड्स वगैरह होते थे, जो लड़ाई करते थे, जो लड़ाका होते थे, वे लोग अपने साथ एक क्रॉस रखते थे. इन दिस वे द चर्च कंप्लीटली अलर्टेड द स्टेटस ऑफ नाइट्स. और जिसकी वजह से जो चर्च वगैरह थे वे नाइट्स के स्टेटस को हमेशा अलर्ट रखते थे. दे डिड नॉट ओरिजिनली बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स. वे लोग सही तौर पे नोबल्स की क्लास में नहीं आते थे. इट वाज ओनली इन द 12th century AD नोबल जॉइन द रैंक ऑफ नाइट्स. और ये 12वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था कि जो नोबल्स वगैरह थे उनको नाइट्स की उपाधि दे दी गई थी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड this discussion very well. If you have any problem, please contact me. I will clarify your problem. Thank you for watching.